अपन ने कल मेटल एक्सट्रैक्शन में देखा था। और फिर और से क्या आ गया था, कंसंट्रेशन ऑफ और। वहां से अपने तीन टाइप हो रही थी, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेट, लीस्ट रिएक्टिव। हाईली में कौन कौन से थे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये हाईली में चले गए। मॉडरेट में आपके आ जाएंगे जिंक, कॉपर, लेड। और लिस्ट में आ जाएंगे आपके Hg, सिल्वर, गोल्ड। किसी के पास रीडर है? तो हमने हाईली वाला तो देख लिया था। तो एक बार और अपन नजर मार लेते हैं। लिस्ट वाले की क्या रिएक्शन लिखवाई थी कल मैंने? हाँ, ये बहुत आसान था ना वैसे चीज। पहले हाईली रिएक्टिव वाला एक बार दोबारा देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड को यूज करते हैं। मेथड, इसमें क्या करेंगे, अपन एक वेसल लेते हैं, ठीक है ना। वेसल के अंदर क्या रहेगा, आपके दो इलेक्ट्रोड रहेंगे। दो इलेक्ट्रोड, और दोनों इलेक्ट्रोड किससे जुड़े हुए होंगे, बैटरी से। एक प्लस माइनस। और इसके अंदर आपके क्या रहेगा, मोल्टन NaCl। क्या रहता है आपके, मोल्टन NaCl। मोल्टन मतलब पिघला हुआ, ठीक है। इसके अंदर वाटर नहीं रहेगा, है ना। अब यहाँ जो है वो Na+ जो है वो कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ, जहाँ पे नेगेटिव साइन है, ये क्या है आपका कैथोड। और ये पॉजिटिव साइन है, ये क्या हो गया हमारा एनोड। तो यहाँ पर तो हो गया Cl- वाला, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका Na+, ठीक है। रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी, कैथोड पर आपकी रिएक्शन होगी, Na++1 इलेक्ट्रॉन लेगा और आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम, प्योर सोडियम बन जाएगा, है ना, प्योर सोडियम मेटल बन जाएगा। वहीं एनोड पे क्या प्रोसेस होगा, एनोड पे प्रोसेस होगा Cl-, है ना। Cl- से आपका बनेगा Cl2, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अब यहाँ पे दो है तो आपको यहाँ पे दो लेना पड़ेगा रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। 2Cl- Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरह से आप आसानी से क्या कर सकते हो, प्योर मेटल
प्राप्त कर सकते हो या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया हाईली रिएक्टिव का। ठीक है, नेक्स्ट अपना सेकंड कौन सा था, लिस्ट रिएक्टिव। ठीक है, लिस्ट रिएक्टिव में हमने क्या किया था, HgS, ये हमारा क्या हो गया, सल्फाइड है ना, सल्फाइड और है, और इसको किसके साथ ट्रीट किया, ऑक्सीजन के साथ में। इसका मतलब ये प्रोसेस क्या हो गया, रोस्टिंग है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे तो रोस्टिंग। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, HgO प्लस SO2। ठीक है, अब रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 और 1 3 है, इधर कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हमारे सबसे पहले तो जो सबसे ज्यादा इनबैलेंस एलिमेंट है या एलिमेंट के एटम है उसको बैलेंस करेंगे। तो हमारा कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसका बैलेंस सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ है, ऑक्सीजन का। तो इधर 3 साइड 3 है, इधर 2 हैं, तो हम इधर पहले 1 नंबर था, अब 2 बढ़ाते हैं, 2 बढ़ाया तो इधर 4 हो गए और इधर कितने हो गए, 3, इधर 1 और बढ़ा देते हैं, 2 हो गया बैलेंस ऑक्सीजन का 4। लेकिन ऑक्सीजन का बैलेंस 4 हुआ लेकिन बाकी का बिगड़ गया, यहाँ पे Hg2 हो गया तो अपन को Hg को यहाँ पे 2 कर, अब 2 Hg हो गया, Hg का बैलेंस हो गया लेकिन किसी और का बिगड़ गया, 2 सल्फर हो गए, यहाँ पे सल्फर 1 है तो हमने सल्फर 2 कर दिया। अब सल्फर 2 किया तो क्या हो गया, ऑक्सीजन का रेशियो टोटल हो गया 6, 2 2 2 4 और 2 6। तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा 3। इस तरह से हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। और हमको जो मिला वो क्या मिला, मेटल का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड जो हाईली रिएक्टिव था उसमें तो प्रोसेस इजी था, डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस कराया था, अपने को रोस्टिंग या कैल्सिनाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बहुत इजी मेथड था। अब जो मेटल ऑक्साइड बना उसको क्या करना है, आपको हीट करना है। हीट करते ही क्या हो जाएगा, आपका Hg अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2HgO ले लेता हूँ, 2Hg और O2 बाहर निकल जाएगा और आपका मेटल क्या हो गया, बाहर। ठीक है, ये हो गया लिस्ट का। अब थर्ड पार्ट कौन सा है हमारा, मॉडरेट। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं हमारे पास में, जिंक आता है, कॉपर आता है और लेड आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, जिंक को देखते हैं। जिंक का है हमारे पास में सल्फाइड। जब सल्फाइड रहता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, रोस्टिंग, क्योंकि इसके पास में ऑक्सीजन नहीं है तो हमको इसको ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन को ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे को क्या मिलेगा, ZnO प्लस आपको क्या मिल जाएगा, SO2। क्या बैलेंस है, नहीं है, तो हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, इसको 2 कर दे, 2ZnS, तो भी कुछ हुआ नहीं, तो 2ZnS किया तो यहाँ पे भी 2 कर दिया, तो 2 2 4 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन इधर और कर देते हैं, 2 दूनी 4, 2 ऑक्सीजन इधर, सल्फर 2 हो गए, सल्फर 2 कर दिए और ऑक्सीजन कितने करने पड़ेंगे, 3। अब मामला सेट हो गया। ठीक है, बैलेंस हो गई रिएक्शन और हमको क्या मिल गया, मेटल का ऑक्साइड जो हमको चाहिए था फर्दर प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब मेटल ऑक्साइड क्या करेगा, मेटल ऑक्साइड को आपको 2 तरीके हैं कि इसको क्या करा दो, रिडक्शन करा दो, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन के साथ में इसको रिडक्शन करा दो, तो जिंक हो गया और साथ में क्या निकल गया, CO। ठीक है, तो
तो आपका मेटल क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट। ये प्रोसेस में दिक्कत है, क्या दिक्कत है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, पॉइजनस गैस है ना, तो दिक्कत करेगा, लेकिन निकाल सकते हैं। और ये जो सेकंड प्रोसेस है वो कौन सा है, रिडक्शन का। रिडक्शन क्यों बोला, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलिमिनेट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो एक जो फर्स्ट वाला प्रोसेस किया था वो था रोस्टिंग का। सेकंड प्रोसेस देखते हैं कैल्सिनेशन का। कैल्सिनेशन के लिए जो आपका कंपाउंड है वो कौन सा होना चाहिए, कार्बोनेट वाला है। कार्बोनेट वाला होगा तो क्या होगा, ऑलरेडी पहले से इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन। तो ये कैल्सिनेशन प्रोसेस से आपका क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। तो ऑलरेडी ऑक्सीजन है, आपने इसको हीट किया, तो हीट करते ही क्या निकल जाता है, CO2 निकल जाता है। CO2 के बाद में रेस्ट पार्ट क्या बचा, ZNO। रिएक्शन बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं है, हीट किया तो हीट कर दो। अब ZNO वापिस वही प्रोसेस, कार्बन के साथ में इसको रिडक्शन करा दो, जिंक प्लस CO, आसानी से मेटल एक्सट्रैक्ट हो गया। सेकंड जो प्रोसेस है वो क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का इलिमिनेशन, ठीक है। अभी जो मेटल आया है वो एकदम 99.99% प्योर नहीं है, अभी भी इसके अंदर इम्प्योरिटी सॉल्युबल फॉर्म में है। तो इस इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए अगली स्टेप जो रहेगी मॉडरेट के केस में वो रहेगी रिफाइनिंग। रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस, रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल भी बोल सकते हैं अपन इसको। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है, ये मॉडरेट वाले के अंदर आ रहे हैं। तो रिफाइनिंग के अंदर क्या करेंगे, अपने को वही अभी जो थोड़ी देर पहले अपन ने लिया था वही वापिस दोबारा करना है। क्या किया था, एक वेसल लिया था, ठीक है, जिसमें तोड़ने का काम करते हैं उसको बोलते हैं लाइसिस, और इलेक्ट्रिक की मदद से करते हैं तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, ठीक है। ये दोनों हमारे पास में क्या हो गए, इलेक्ट्रोड। ये भी किसी मेटल के बने हुए, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जानी चाहिए, कंडक्टेंस होना चाहिए। अब इसको अपन करेंगे बैटरी से ऐड। दो इलेक्ट्रोड हो गए हमारे पास में, एक इलेक्ट्रोड है एनोड और एक है हमारे पास में कैथोड। कैथोड वो है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, एनोड है। ये जो सेल है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, समझ में आ गया। लाइटिक का मतलब क्या, तोड़ना, और इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक की सहायता से। एक दूसरा सेल भी आता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वहां पे क्या, केमिकल की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। केमिकल की सहायता से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब हमारे यहाँ पे हमारा सेटअप तैयार हो गया है, इलेक्ट्रोड है, बैटरी लगा दी हमने, वेसल ले लिया। अब हमारे मेन जो चीज लेनी है, यहाँ पर हम इसके अंदर सॉल्यूशन भरेंगे, और वो सॉल्यूशन उसका भरा जाएगा जिसका मेटल का हम एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कॉपर का अगर रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या भरेंगे, कॉपर सल्फेट भरेंगे। कौन सा भरेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अलावा आपको जिसको आपके प्योर करना है, प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग का मतलब है आपको प्योर करना, आपको पहले मिल तो गया है,
ठीक है, लेकिन वो 99.99% नहीं है। ठीक है, तो आपका जो कॉपर प्योर करना है उसको आप एनोड पे लेंगे। कहां लेंगे? एनोड पे। ये एनोड पे आपका इम्प्योर कॉपर, कॉपर, ठीक है। और ये जो परत रहेगी वो कंपैरेटिवली मोटी होगी इसकी, किसकी तुलना में? कैथोड की तुलना में। ये ध्यान रखना, ये मोटी लेयर लेनी है, इलेक्ट्रोड क्या लेना है? मोटा लेना है। ठीक है, सॉल्यूशन किसका है? कॉपर सल्फेट का। और कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है ना, वो सामान्यतः ब्लू कलर का होता है, क्योंकि कॉपर जो होते हैं वो सामान्यतः ब्लू कलर के सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये मैंने ब्लू कलर, यहां तक की चीज समझ में आ रही है आपको? और ये जो रहेगा कैथोड, ये प्योर रहेगा, लेकिन ये क्या रहेगा? आपका पतला रहेगा। कैसा रहेगा? पतला। मतलब किसकी तुलना में पतला रहेगा? एनोड की तुलना में पतला रहेगा। ये सेटअप पूरा हो चुका है अपना। सॉल्यूशन हो गया हमारा कॉपर सल्फेट का, एनोड हो गया हमारा इम्प्योर कॉपर, और कैथोड हो गया हमारा प्योर कॉपर। ठीक है, इस तरह से हमारा सेटअप तैयार हो गया। अब होगा क्या? अब जैसे ही बैटरी को यहां पे टर्न ऑन करेंगे, प्रोसेस चालू होगा। प्रोसेस के अंदर क्या होगा? यहां से जो कॉपर है, एक तो सॉल्यूशन के अंदर, ये जो कॉपर है वो इधर आएगा। कहां पे आएगा? सॉल्यूशन में। किस फॉर्म में आएगा? कॉपर +2 की फॉर्म में, क्योंकि कॉपर सल्फेट किस फॉर्म में? कॉपर +2 + SO4 -2, कॉपर +2। तो यहां वाला जैसे इलेक्ट्रिसिटी अंदर आपके आई, यहां से कॉपर सॉल्यूशन में आना शुरू हो गया, और यहां से कॉपर आपका जाएगा कहां? कैथोड के ऊपर। और कैथोड के ऊपर जाकर क्या क्या हो जाएगा? डिपॉजिट। क्या हो जाएगा? डिपॉजिट। तो कुछ समय के बाद में ये जो कॉपर का कैथोड है वो क्या हो जाएगा? थिक। थिक मतलब मोटा हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि यहां से तो क्या मेल्ट हो रहा है और यहां पे आके जम रहा है। तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे कॉपर का जो कैथोड है प्योर वाला, वो पार्ट बड़ा हो गया और यहां से सारा निकल गया। साथ ही साथ आपको एक और चीज मिलेगी, और वो क्या होगा? एनोड पंख। यहाँ पे जो कचरा रहेगा, इसके अंदर जो इंप्यूरिटीज रहेंगी ना, वो भी इसके अंदर आ जाएंगी। इसके अंदर आने के बाद में वो क्या है? यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी इसके पैदे में। इसको नाम दिया जाएगा अपना एनोड पंख। ठीक है, तो ये इंप्यूरिटीज है जो इसके अंदर आकर के पैदे में जमा हो गई। प्योर कैथोड हमारा बन गया, एनोड जो इम्प्योर था वो पतला हो गया, हमारा जो प्रोसेस था वो पूरा हो गया। और इस तरह से हमने जो ये प्योर है, फिर इसको क्या करोगे? घंटे भर बाद निकाल लोगे। निकालने के बाद आपको एकदम प्योर 99.99% वाला क्या मिल गया? प्योर कॉपर मिल गया। सही है ना बात? चलो, तो इस तरह से हमने तीनों टाइप देख लिए। देख लिए, रिफाइनिंग भी समझ ली, हाईली रिएक्टिव का मोल्टन स्टेट वाला इलेक्ट्रोलाइसिस भी समझ लिया, है ना, लिस्ट का भी देख लिया। अब अपना नया टाइटल आएगा कोरोजन। नया टाइटल क्या है हमारे पास में? कोरोजन। कोरोजन, कोरोजन का मतलब क्या है? जंग लगना। पहले चैप्टर में भी अपन पढ़ चुके कोरोजन का, जंग लगना। ठीक है, अब जंग का मतलब हम जनरली क्या मानते हैं कि लोहे को जंग लगना ही जंग है, लेकिन केवल एक ही मेटल के संदर्भ में कोरोजन नहीं होता, दूसरे मेटल्स के साथ में भी सेम प्रोसेस होता है। जैसे अपन सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी क्या होता है? ब्लैक हो जाता है समय के साथ में, आपने देखा होगा। कॉपर की बात करो तो क्या हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है। और आप लोहा तो जानते ही, वो जंग लगता है ना, रस्टिंग। ये भली बात ही आप जानते हो। ठीक है,
अब ऐसा क्यों होता है इनके साथ में? तो ये जो बनाता है एजी, एजी आपका बन मिलेगा किसके साथ में? एजी प्लस ऑक्सीजन प्लस आपका बनेगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ मिलेगा। तो आपका ये बना देगा Ag2S प्लस H2। बैलेंस है? नहीं बैलेंस है तो करो। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बराबर है, हाइड्रोजन दो है, दो बराबर है, सिल्वर यहाँ पे दो है, यहाँ पर एक है। अब सिल्वर दो होने का कारण क्या है? क्योंकि अपन जानते हैं कि Ag के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? +1, और सल्फर के ऊपर कौन सा होता है? -2। तो दो जाएगा सिल्वर के पास में और सिल्वर का 1 जाएगा इसके। तो फार्मूला क्या बनेगा? Ag2S। ठीक है, तो हमको यहाँ पे दो लेना पड़ेगा, दो कर दिया। ठीक है, 2Ag प्लस O प्लस H2SO, H2S बराबर बन गया बराबर। तो ये हमारा जो बना वो क्या है? ब्लैक कलर का आपका क्या हो गया? कोरोजन हो गया। किसके ऊपर? सिल्वर के ऊपर। ठीक है, उसी प्रकार से कॉपर के साथ में भी होगा। कॉपर ऑक्सीजन प्लस CO2, इसका बनेगा आपका CuCO3, कॉपर कार्बोनेट। ग्रीन कलर की जो लेयर बनेगी वो क्या बनेगी? कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड भी होता है, पानी भी इसके साथ में ऐड कर दो H2। तो इसके साथ में आपका बनेगा कॉपर का हाइड्रोक्साइड। बैलेंस है? नहीं है तो करेंगे। तो ये कितना हो गया? दो बार, दो ऑक्सीजन हो गए और हाइड्रोजन दो हो गया। तो यहाँ पे 2H2O कर दो, दो ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, तो कॉपर एक और एक दो। तो यहाँ पे मैं दो कॉपर कर देता हूँ, बराबर हो गया। एक नहीं हुआ, 4 ऑक्सीजन। हाँ, तो क्या करेंगे अपन? तीन, तीन तो हो गया, यहाँ पे दो कर देता हूँ, 2CuOH का और ट्राइज। तो कितना हुआ? ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? दो दूनी 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी कितना हो गया? 4। तो ये दो दूनी 4, तो ये हाइड्रोजन का हिसाब हो गया, ये ऑक्सीजन का हिसाब भी हो गया। नहीं, ऑक्सीजन तो कितना हो गया? दो दो दूनी 4 हो गया। नहीं, तीन है ऊपर। तो यहाँ पे O2 कर दें। अब दो दूनी 4, तो ये चारों चार यहाँ पे हो गए, और यहाँ पे तो तीन ही है, गड़बड़ हो रहा है ना। CuCO, चलो कोई बात नहीं। आप इतना ध्यान रखना कि इसका क्या बनता है? CuCO3 बनता है, वैसे ये आएगी नहीं तुम्हारी। ठीक है, नेक्स्ट है लोहे का। तो लोहे का भी क्या होता है? Fe प्लस ऑक्सीजन प्लस H2, पानी रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा और लोहा रहेगा। तो आपका बनेगा क्या? Fe2O3। Fe2O3, Fe किस फॉर्म में? +3 में, और यहाँ पे क्या है? -2, चेंज हो गया। तो आपका फार्मूला क्या बना? Fe2O3 डॉट XH2O डॉट XH2O। इस तरीके का आपका रस्ट का फार्मूला रहता है, रस्ट। ठीक है ना। ये घर जाके बैलेंस करना, ठीक है। तो कोरोजन के अंदर क्या होता है? जब भी कोई मेटल एयर और वाटर के संपर्क में आता है या कांटेक्ट में आता है, तो क्या हो जाता है? उसके अंदर रस्टिंग का प्रोसेस होता है। वो मेटल का क्या है? जो प्योरिटी है वो खत्म हो जाता है, मेटल के जो वास्तविक नेचर है वो बिगड़ जाता है। उसको अपन क्या कहते हैं? कोरोजन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलॉइंग।
नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारे पास में, एलोइंग। एलोइंग क्या होता है, होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर ऑफ मेटल और नॉन मेटल in fixed amount, fixed amount या fixed proportion, homogeneous mixture of metals and non metals in fixed amount। तो ये एलोइंग का प्रोसेस होता है। एलोइंग में क्या होता है कि मेटल्स को आपस में मिलाते हैं तो हमको एक नया मेटल मिलता है और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो अपन ले रहे हैं उससे बदली हुई रहती है। और एग्जांपल के लिए स्टील की बात करें, अपन ने स्टील देखा है, स्टील के अंदर कोई एक मेटल नहीं होता, इसके अंदर कौन कौन से रहते हैं आपके, स्टील के अंदर रहेगा आपका लोहा, क्रोमियम और निकल, आई थिंक ये रहता है। एक सेकंड देख लेना ना, आपके अंदर तो नहीं दे रखा है। ब्रास, नेक्स्ट है ब्रास। ब्रास के अंदर होता है कॉपर प्लस जिंक। और नेक्स्ट है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज के अंदर होता है कॉपर प्लस टीन। नेक्स्ट है सोल्डर। सोल्डर के अंदर आपका रहेगा आयरन प्लस टीन, लेड प्लस टीन, पीबी प्लस एसएन। ये कुछ एक क्या है आपके एलॉय हैं, ठीक है। और इस जो स्टील है, आप जानते हो स्टील की प्रॉपर्टी कैसी रहती है और लोहे की प्रॉपर्टी कैसी रहती है, दोनों में अंतर है। स्टील की क्वालिटी बढ़िया रहती है, नहीं रहती, उसकी पॉलिश अच्छी रहती है, मजबूत रहता है ना, स्टोरेज के लिए ना अपन, और पॉलिश्ड रहता है, बहुत अच्छी क्वालिटी रहती है। लेकिन उसके अंदर कोई सिंगल मेटल नहीं होता, ठीक है। ये आपस में होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो नए मेटल्स या नए जो एलॉय मिल रहे हैं उनकी क्वालिटी बेटर है सिंगल मेटल की तुलना में, इसलिए हम क्या करते हैं, एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं या एलॉय बनाते हैं, ठीक है। इनके अलग अलग यूजेस हैं, हमारे जनरल लाइफ में अलग अलग आवश्यकताएं पड़ती है, उसी के अकॉर्डिंग अपन इनको बनाते हैं। सोल्डर क्या काम आता है, सोल्डिंग करने के लिए। एक होता है थर्मिट रिएक्शन, एलोइंग हो गया। नेक्स्ट है आपका थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन Fe2O3, ये क्या है, आयरन का ऑक्साइड है, आयरन का बराबर है, क्योंकि लोहे के साथ में ऑक्सीजन। तुम ऐसा मत सोचना कि सर ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा क्यों है ये, हाँ ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है और इसके पास में क्या है +2। ये तभी आ सकता है जब ये भी +2 हो और ये भी क्या हो -2, और अपन रेशो क्या है 1:1, तब तो दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा है नहीं यहाँ पे, इसलिए इसका जो फार्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, Fe2O3। अब मैं क्या करूंगा, इसको जब सेपरेट आउट करूंगा, इसको भी सेपरेट करने का तरीका है। इसके पास में क्या लाऊं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम दूसरा मेटल है, तो आप देखोगे कि ये ऑक्सीजन क्या है, चेंज हो जाएगा, ट्रांसफर Al2O3 + Fe हो जाएगा, ऑक्सीजन इसके पास है। अब ऐसा क्यों होगा, हाँ अपन रिएक्टिव जो सीरीज देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये एल्यूमिनियम क्या है, इसको रिप्लेस कर सकता है, बोलो। तो और इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा,
डिस्प्लेसमेंट है क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट। आप देखो सिंगल ही एलिमेंट या सिंगल ही एटम का एक्सचेंज हो रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये थर्मिट रिएक्शन याद करोगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट का भी एक याद हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये क्यों कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि वो सीरीज के अंदर ऊपर टॉप में रह रहा है तो नीचे वाले को हटा सकता है, लेकिन आपको इसमें से इसको हटाना हो तो संभव है, Al2O3 में से आप Fe को करने जाओगे तो नहीं होगा। इस तरह से आप ये थर्मिट रिएक्शन है, थर्मिट रिएक्शन कहाँ पे काम में आती है? तो हाँ हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसका एक यूज है शायद पटरिया जो होती है ना, पटरिया जो जोड़ते हैं वहां पे ये थर्मिट प्रोसेस किया जाता है। मुझे एक्चुअल क्लियर आइडिया नहीं है लेकिन आप देखना। हाँ 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 हाँ, ऐसा कहीं पढ़ा आपने, कहाँ था? अच्छा अच्छा, तो वहां पे ये इस तरीके का प्रोसेस होता है। तो इस तरह से आपके इस टॉपिक में सारी बड़ी बड़ी बातें अपन ने कवर कर ली हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने एलॉय में ही मैं आपको बता दूं, ये कुतुब मीनार के अंदर जो आपका पिलर है 1600 साल से भी पहले का, वो वंडर है एंशियंट इंडियन मेटलर्जी का। एंशियंट मतलब पुराने जमाने की जो मेटलर्जी थी, जैसे लोग मिक्सिंग करते थे, मेटल के ऊपर काम करते थे। मेटलर्जी क्या है? मेटल के रिगार्डिंग सारी एक्टिविटीज उसी में होती हैं, चाहे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना हो, मेटल के ऊपर को प्रोसेस करना हो, सारा मेटलर्जी ब्रांच के अंदर जाता है, ठीक है। तो एंशियंट मतलब पुराने टाइम के जो हमारी इंडियन मेटलर्जी थी उसका एक आश्चर्य है, कुतुब मीनार के वहां पे एक पिलर है लोहे का बना हुआ जो आज भी खुले आसमान के नीचे है, लेकिन कभी भी उसके ऊपर क्या नहीं लग रहा है, जंग नहीं लगा, है ना। है ना आश्चर्य की बात, क्योंकि इंडियन लोगों ने बनाया तो अपने लिए गर्व की बात है। और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने उसके ऊपर रिसर्च भी करी है कि ऐसा कैसे हो रहा है। इसके अलावा एलॉय के अंदर आप देखोगे प्योर जो गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड नॉन एज 24 कैरेट गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट, वो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। उसको क्या करोगे आप, कॉपर के साथ में उसके साथ मिला करके आप ज्वेलरी बना सकते हो। तो जैसे कॉपर के साथ मिला दिया तो प्योर नहीं रह जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, वो एलॉय हो जाएगा, एलॉय हो जाएगा। और उसके अंदर होमोजीनियस मिक्सचर मतलब पूरी तरह से आपको सोल्यूबल हो गया हो, ऐसे मतलब होमोजीनियस मतलब क्या होता है, पूरी तरह से आपस में मिक्स हो जाना, ठीक है। अब ये साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन भी दे रखा है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन का मतलब क्या है आपको, कोरोजन मतलब जंग से कैसे बचा जाए, ठीक है। सामान्य भाषा में अपन बोले क्या बोलेंगे, जंग से कैसे बचा जाए। तो जंग से बचने का क्या तरीका है, एक होता है गैल्वेनाइजेशन। क्या नाम होता है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जो मेटल होता है, जो मेटल है उसके ऊपर क्या है, आपको कोटिंग कर देनी है किसी दूसरे मेटल की। तो इसके ऊपर आपने किसी और मेटल की कोटिंग कर दी, फॉर एग्जाम्पल के लिए सामान्यतः जिंक होता है, ठीक है, जिंक की कोटिंग कर देते, तो ये जो मेटल है वो आपका क्या रहेगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले बाहर वाले को लड़ना पड़ेगा, अंदर वाला तो नंबर बाद में आएगा। तो बाहर वाला जो है वो क्या होगा, आपका मेटल है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और रिएक्टिव रहेगा तो वो पहले ही रिएक्शन कर लेगा, तो अंदर वाले का नंबर नहीं आएगा। तो गैल्वेनाइजेशन के अंदर क्या है, आपके मेटल की कोटिंग की जाती है। आप देखोगे जहाज का जो हिस्सा पानी के संपर्क में आता है वहां पे भी जिंक मेटल की क्या कोटिंग होती है, लोहे के जब बड़े बड़े जहाज होते हैं तो वहां पे वो भी एक गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस है। और इसमें क्या हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, या हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। तो आपको प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन भी समझ में आ गया, कोरोजन भी समझ में आ गया, रिफाइनिंग भी समझ में आ गया, अलग अलग आयनिक कंपाउंड भी बता दिए। अब क्या बचा, सब कुछ हो गया अपना, हो गया ना। तो एक क्विक रिवीजन कर ले अपन। चलो क्विक रिवीजन में अपन वापिस से चलेंगे। मेटल्स की कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, एक तो मेटल क्या रहते हैं, सॉलिड, सॉलिड रहेंगे। केवल एक मेटल जो है लिक्विड रहता है, कौन सा है, कौन सा,
मरकरी। लिक्विड जो रहता है वो रहेगा आपका Hg। दूसरा क्या रहते हैं, हार्ड रहते हैं, सॉलिड रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, हार्ड। हार्ड रहते हैं लेकिन कुछ मेटल हार्ड नहीं होते। जो एक्सेप्शन है वो कौन से हैं, सोडियम और पोटेशियम। इनको क्या है, चाकू से भी काट सकते हो आप। तो ये क्या हो गए, सॉफ्ट हो गए। तो अपन इसको किस में लेंगे, एक्सेप्शन में। बाकी जनरली क्या है, जनरली तो क्या है, हार्ड है। ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या रहते हैं, ऑब्वियसली बात है, जब इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, हार्ड है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेंगे, हाई। लेकिन दो ऐसे हैं जिनके नहीं होते हैं, गैलियम एंड सीजियम। ये तो हाथ में आते ही पिघल जाते हैं, ऐसे मेटल होते हैं, हाथ में रूम टेम्परेचर पर ही क्या पिघल जाते हैं, हीलियम और गैलियम और सीजियम। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हो गई, ये मैंने बता रखा है ना। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं किसकी, लस्टर। लस्टर मतलब क्या होता है, मेटल की जो सरफेस है वो क्या रहती है, शाइनी, तो उसको क्या बोलते हैं, लस्टर। तो मेटल के अंदर सामान्यतः क्या रहता है, लस्टर प्रॉपर्टी रहती है। ठीक है, इसमें शायद ही कोई अपवाद है। उसके बाद सोनोरस। सोनोरस क्या मतलब क्या होता है, रिंगिंग साउंड। व्हेन स्ट्राइक हार्ड। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाएगा मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या है, चेंज इनटू शीट, चेंज इनटू शीट। लेकिन इसमें भी जिंक में ये चीज नहीं पाई जाती, एक्सेप्शन में कौन है, जिंक, ध्यान रखना। डक्टाइलिटी, क्या हो जाएगा, ड्रॉन इनटू वायर। सबसे ज्यादा वायर करंट किस में आता है, सिल्वर। उसके बाद कौन आएगा, और क्या प्रॉपर्टी रहेगी हमारे, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या रहेगी आपकी, गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर। और हीट के लिए भी, इलेक्ट्रिसिटी और कौन सी प्रॉपर्टी रही, हो गई। चलो, इसके बाद नॉन मेटल की बात करोगे। नॉन मेटल किसमें पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, मोस्ट ऑफ क्या है आपके, गैस फॉर्म में ज्यादा है। ठीक है, आप ऑक्सीजन देखो, क्लोरीन देखो, ये सारे गैस फॉर्म में। ठीक है, और इसकी खास प्रॉपर्टी क्या है, ब्रिटल है। ब्रिटल का मतलब क्या है, ब्रिटल का मतलब क्या है, वो सॉलिड होता है, अगर उसको जोर से प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा। स्मैश करने पर, यहाँ जोर से प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, पाउडर में चेंज हो जाएगा। और क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, लेकिन एक में आती है, ग्रेफाइट में आती है, ध्यान रखना। ठीक है, और क्या बचा, मेलिएबिलिटी नहीं होती है, डक्टिलिटी नहीं होती है, सोनोरस नहीं होता है, और कुछ बचा। तो इस तरह से आपका ये मेटल और नॉन मेटल हो गया। उसके बाद आयनिक कंपाउंड हो, तो आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है, मेटल्स क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो क्या बना देता है, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो वो होता है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन
गेन करते हैं और आपके क्या बना देता है Cl2 2Cl माइनस Cl2। तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं कौन, नॉन मेटल, और मेटल्स क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन गिव अप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे, ठीक है। आपने जब ये कैथोड पे रिएक्शन देखोगे तो उल्टी दिखोगे, क्योंकि कैथोड पे जाकर तो उसको जमना है, डिपोजिट होना है, यहाँ पे तो मैं निकाल रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। रिएक्शन उल्टी दिखाऊंगा जब एनोड और कैथोड पे रहेगा। ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, आयन से दोनों आयनिक कंपाउंड बनेगा। और आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, हाईली स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाईली, क्यों हाईली स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड सभी से। जिंदगी में ध्यान रखना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है, आयनिक बॉन्ड। इसलिए क्या होते हैं, हाईली स्ट्रॉन्ग होते हैं। कौन से होते हैं, आयनिक कंपाउंड। लेकिन ये सोल्यूबल है वाटर के अंदर, और सोल्यूबल होकर के क्या बनाते हैं, आयंस बनाते हैं, और आयंस होंगे तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। तो ये आयनिक कंपाउंड्स की बात हो गई। ब्रिटल भी होते हैं आयनिक कंपाउंड, ठीक है। इस तरह से अपन ने सारी जो खास खास बातें हैं आज के अंदर अपन देख ली, ठीक है। तो अपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट कर दें, और कुछ डाउट हो तो बताओ। मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, खास बात क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या निकलती है, ये बहुत हमेशा याद रखना, ठीक है। उसमें भी जो हाईली रिएक्टिव होते हैं वो जल्दी से निकालते हैं, मीडियम रिएक्टिव और फिर लिस्ट रिएक्टिव। लिस्ट रिएक्टिव में कौन आएगा, सिल्वर गोल्ड वगैरह, लिस्ट रिएक्टिव, ठीक है। और मेटल वाटर के साथ भी रिएक्शन करता है, और वहां पर भी आपके क्या निकलेगी, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। और वहां पे भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी पहली दफा, लेकिन हाईली रिएक्टिव के साथ में निकलेगी। और जो लेस्ट रिएक्टिव है वहां पे आपको स्टीम देनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी, गर्म हवा, इसको स्टीम देनी पड़ेगी। इस तरह से आज का चैप्टर अपन यहीं पे पूरा करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करेंगे। बंद कर दें।